डॉक्टर अम्बरीश का अभिवादन स्वीकार करिए। नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमें नई शुरुआत करनी है। शुरुआत सदैव नई ही होती है। ऐसी स्थिति में हम यह मानकर तैयारी करते हैं कि हम जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यह अंतिम परीक्षा है। किसी भी चीज को आप अंतिम मान के जब आप कार्य करते हैं तो उसमें आप अपना बेस्ट देते हैं। आप 6 घंटे की तैयारी शुरू कर दीजिए। कम से कम 6 घंटे आप निकालिए। ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब या सोशल मीडिया, रील, इन सब को हटाकर 6 घंटे लिखने और पढ़ने के लिए आप स्वयं को दीजिए और केवल 120 से 25 दिन दे दीजिए। मेरा मानना है कि आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। हम लोग आज इसका पहला पार्ट देख रहे हैं। वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है। तो यहां पर आपको सारी चीजें पढ़ने पढ़ाने वाली हैं, जिसकी वजह से मैंने इस कक्षा की शुरुआत हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल से की है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आदिकाल। आदिकाल में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे यह आपको हम बता देते हैं। एक चीज आपको अभी से मैं बता दूं कि ये जो कक्षाएं हैं इसमें लगभग 10 क्लास यानी 5 से 10 क्लास जो है वह आपकी पब्लिक रहेगी। ठीक है, 5 से 10 क्लास आपकी पब्लिक रहेगी और फिर उसके बाद हम इसे केवल एप्लीकेशन पर देंगे। कहां देंगे? केवल ऐप पर देंगे। तो अभी भी जो लोग इससे नहीं जुड़ पाए हैं वो चाहे तो जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है? व्हाट्सएप करके। नंबर क्या होगा? 9628 95 92 37। आदिकाल जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें आदिकाल में क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। आदिकाल में साथियों हम विभिन्न इतिहास ग्रंथों को भी पढ़ेंगे। जैसे रामचंद्र शुक्ल। हम किसको पढ़ेंगे? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं आपको यह मानकर पढ़ा रहा हूं कि आपकी तैयारी शून्य है, आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता। हम यह मानकर आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल को हम पढ़ाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ाएंगे, बच्चन सिंह को पढ़ाएंगे और डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ाएंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ाएंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ाएंगे और नामवर सिंह रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, ये जितने भी इतिहास के ग्रंथ हैं इन सब को मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ने का कभी मौका मिला, यह मानकर मैं आपको ये सारे इतिहास ग्रंथ के जो महत्वपूर्ण खंड हैं या इनके जो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कथन हैं वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। बच्चन सिंह हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब इसके बाद पूरा पढ़ाऊंगा। यहां का जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसके अलावा क्लास नोट्स भी आपको एक मिलेगा जो पूरा लिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। जितने भी साथी आ गए हैं एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और हम आज कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आज की बातचीत है जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें जो सबसे पहला
चीज है जो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो आदिकाल है, इस आदिकाल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, या आपको यह करना हो कि आदिकाल का हमें एक वंश वृक्ष बनाना है, आदिकाल का वंश वृक्ष बनाना है कि आदिकाल में किन किन चीजों को पढ़ना है, आदिकाल का विभाजन आपसे पूछा जाए तो यह हम कैसे करेंगे, आदिकाल का वंश वृक्ष कैसे बनाएंगे, आदिकाल का विभाजन हम कैसे करेंगे। इसका इमेज जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, तो इसमें कोई भी ऐसी समस्या आपको देखने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही मजेदार ढंग से शुरुआत कर रहे हैं, जो देखने में आपको बढ़िया लगे, मजेदार लगे और इंटरेस्टिंग लगे, ये मैंने पूरा प्रयास किया है। और ये मैं सोच के आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, उसका आप बुरा मत मानिएगा कि आप ये सोचे कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन मेरे पढ़ाने का केवल एक, कहने का केवल यह उद्देश्य है कि आप यह मानकर तैयारी करें कि शून्य से आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल शून्य से आपको तैयारी करवाऊंगा, जिससे कोई भी आगे समस्या आपको ना आए। एक बार सभी लोग बता दें, इमेज क्लियर है, दिख रही है? ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कि आदिकाल का जो काल विभाजन है और इसकी प्रमुख साहित्यिक धाराएं कितनी हैं। अब साहित्यिक धाराएं क्या हैं, इसको समझ लेते हैं, साहित्यिक धाराएं क्या हैं। तो विभाजन है वो किस किस रूप में होता है, और आदिकाल जब जन्म लिया तो आदिकाल के जन्म लेने के पीछे का कारण क्या था। आप देखते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, कहते कि जब जब धर्म की हानि हुई तब तक ईश्वर ने जन्म लिया। हर चीज के जन्म के पीछे एक कारण होता है, तो वैसे ही आदिकाल का जो साहित्य है उसके जन्म के पीछे का कारण क्या रहा होगा, यह भी आपको बताएंगे। और कुछ चीजें आपको भी दिखा देते हैं कि शायद मैं ये वादा आपसे करता हूं कि जो चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, आपने जीवन में कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पूरे ऑनलाइन ऑफलाइन की दुनिया में अगर किसी ने भी इस तरह से पढ़ाया हो जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं, तो आप बताइएगा। ये क्या है कि आदिकाल का जो भौगोलिक विस्तार है वो मैं आपको मैप पर दिखा दूंगा, जिससे जीवन भर याद रहेगा, एक छवि आपके मन में बसी रहेगी, जैसे यहां पर आपको दिखाया गया है। हिंदी साहित्य के जो प्राचीन भौगोलिक विस्तार हैं, कहां पर किस, रासो साहित्य का क्षेत्र कहां है, जैन साहित्य का कहां है, लौकिक साहित्य का क्षेत्र कहां था, सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का क्षेत्र कहां था, एकदम आपको मैं ग्राफ पर दिखा दूंगा। भारत में रासो साहित्य कहां कहां था, इस मैप के जरिए आपको दिखा दूंगा कि भारत में जो रासो साहित्य है वो किन किन स्थानों पर था। बंगाल की खाड़ी में था, बंगाल में था, नेपाल में था, क्या है चारण और गुजरात का हरियाणा, बीसरदेव रासो या मारवाड़ क्षेत्र, हमीर रासो का क्षेत्र कहां है। देखिए रचना का उसका क्षेत्र, उसकी भाषा के साथ आपको माइंड मैपिंग के जरिए पढ़ाऊंगा। सिद्ध साहित्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो 84 सिद्ध है, उन सिद्धों का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, यह भी मैं आपको माइंड मैपिंग के जरिए पढ़ाऊंगा। भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से जैन परंपरा का रहा, भारत के किस किस क्षेत्र में जैनों का वर्चस्व रहा, कौन सी रचनाएं कहां पर किस तरह से थी, यह भी आपको इसी में दिखाऊंगा। और ये बिल्कुल नई तकनीक है हिंदी को पढ़ाने के लिए, नए टूल्स का यूज मैं कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। इसी तरीके से सिद्ध साहित्य का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। अब देखिए जैसे सिद्ध साहित्य आप बार बार पढ़ते हैं, नया तक्षशिला विद्यालय है, यह भी उनसे संबंधित था। विश्वविद्यालय में आप बात करिए, नालंदा है, उद्गल बहुत बड़ा क्षेत्र है, भूटान
की सिद्ध परंपरा है वो भूटान में जब गई तो किस रूप में गई और उसका जो नाम था वो क्या था, वज्रयान था या क्या था। ये इस तरह से एक एक चीज को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। आदिकाल का जो अपभ्रंश साहित्य है वो कहां कहां पर था, आदिकाल का जो अपभ्रंश साहित्य है वह कहां कहां था, यह भी आपको एकदम मैप पे हम बढ़िया से दिखा के बताएंगे, एकदम मजा आ जाएगा, झूम जाओगे राजा जी। कि राजस्थान का जो क्षेत्र है, देखिए यहां पर मैं आपको चंदन बाला रास आगस कवि की रचना है, ये आपको पूरा जो नोट्स के रूप में जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको कहां मिल जाएगा, देखिए यहां पर चंदन बाला रास मान लीजिए आगस की रचना है, तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा इसकी भाषा क्या, इसका क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र को आप जानते रहोगे तो अपने आप सारी चीजें उससे इंक्लूड होकर याद होती चली जाएंगी। तो जैसे चंदन बाला रास आगस की रचना है तो यहां आपको राजस्थान जयपुर के आसपास का क्षेत्र बता दूंगा। फिर यहां देखिए राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र जो है वहां नरपतिनाल का बीसल देव रचना है, उसको भी इसी तरह से आप माइंड मैपिंग से समझ लेंगे। ये गंगा और इसके बुंदेलखंड यूपी का जो क्षेत्र है वहां आप देखेंगे तो पहेलियां और मुकरियां वो है, दिल्ली वाला क्षेत्र भी यहां आपको मिल जाएगा। केरला में आप क्षेत्र है तो इसमें आप विद्यापति को देख लेंगे। तो इस प्रकार से बढ़िया से आपको माइंड मैपिंग के जरिए हम पूरा सिखाएंगे बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरा आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से ये हम इस बार हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी को पढ़ने का इस बार का टेक्निक हमारा किस प्रकार से होगा। तो चलिए जब हिंदी की हम शुरुआत की बात करते हैं तो हिंदी का जो विभाजन है वो कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो आदिकाल का जो प्रमुख विभाजन है, जो प्रमुख साहित्यिक धाराएं हैं वो क्या था। तो एक तो था धार्मिक साहित्य, क्या था, धार्मिक साहित्य था। तो धार्मिक साहित्य में तीन प्रमुख धर्मों की बात की गई है, सिद्ध साहित्य की बात की गई है, नाथ साहित्य की बात की गई है और जैन साहित्य की बात की गई है। और इन तीनों साहित्यों को शुक्ल जी ने कहा कि भाई हम आपको साहित्य में स्थान ही नहीं देंगे और आपको हम सांप्रदायिक साहित्य कह देंगे। तो इस प्रकार से शुक्ल जी ने इनको क्या कह दिया था, सांप्रदायिक साहित्य कहकर हिंदी साहित्य के इतिहास से इनको बाहर कर दिया, यानी इनको महत्व कम दिया। अब दूसरी धारा जो है जिसे हम रासो साहित्य के नाम से जानते हैं, और रासो साहित्य में आप देखिए तलवार, धार्मिक साहित्य सिद्ध, नाथ, जैन, इस है। तो जितने भी रासो साहित्य है उनका रंग भी देखिए लाल से है। तो लाल क्या कहते हैं, हो गया कि खून खोलने का मतलब खून का रंग भी लाल होता। खून कब खोलता है, जब आप युद्ध की बात करते हो। तो पूरा रासो साहित्य किस पर आधारित है, वह आपके खून खोलने पर आधारित है, अर्थात वीर रस पर आधारित है। तो जैसे इसमें पृथ्वीराज रासो को पढ़ेंगे, परमाल रासो को पढ़ेंगे, और इसी में एक रासो परंपरा में विशल देव रासो भी मिलता है जो कि श्रृंगारिक काव्य है, जो कि बहुत कंफ्यूज करता है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। लौकिक एवं गद्य साहित्य भी इसी में एक विभाजन आता है, जैसे रुहा, खड़ी बोली का काव्य खुसरो का, और मैथिली जो काव्य है विद्यापति इत्यादि का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको इमेज भी दे दी जाएगी कि आप अच्छे से इसको पढ़ सको। अब हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जहां से क्लास की शुरुआत होती है, वो क्या है, आदिकाल का जो उद्भव है वो कैसे हुआ। आदिकाल का उद्भव, मैंने बताया कि अभी हर चीज के उद्भव का, हर चीज के जन्म लेने का अपना एक कारण होता है। तो वैसे आदिकाल के उद्भव का कारण क्या रहा होगा। चलिए तो जितने भी साथी एक बार अपना परिचय दे दें, कौन साथी कहां से है, फटाफट जवाब दे दीजिए। और ये भी बताइएगा कि आप सबका ये कौन सा अटेम्प्ट है। मैं आप सबको यही मान के तैयारी करवा रहा हूं कि आपको हिंदी में कुछ नहीं आता है,
और आपका ये पहला अटेम्प्ट होगा, यही मान के आपको मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए, इंटर में संस्कृत नहीं, टीजीटी तो मुश्किल है भरना, पीजीटी भर सकते हैं, लेकिन अभी नियमावली आने दीजिए, पता लग जाएगा। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं कि आदिकाल के उद्भव का कारण क्या क्या रहा है, क्यों आदिकाल का जन्म हुआ। चलिए, पहला क्या था, राजनीतिक कारण। आदिकाल के उद्भव का पहला कारण क्या था, राजनीतिक कारण था। ठीक है, अब ये क्या कारण था कि एक राजा हुए हर्षवर्धन, अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन। तो अंतिम हिंदू राजा जो हर्षवर्धन के नाम से जिनको हम जानते हैं, इनके बाद जो राजनीति थी, के बाद की राजनीति, के बाद की राजनीति बदल गई। इनके बाद जो पूरी राजनीति थी क्या हो गई, बदल गई। क्यों हो गई, क्योंकि ये एक हिंदू शासक थे और भारत में जो केंद्रीय सत्ता थी, उस केंद्रीय सत्ता का क्या हो गया, अभाव हो गया। क्या हो गया, केंद्रीय सत्ता का पूरी तरीके से अभाव देखने के लिए हमें मिल गया। अब जिसकी वजह से बदल गई, यहां फलस्वरूप क्या हुआ होगा, फलस्वरूप छोटे राजपूत राजाओं का विस्तार हो गया। यानी जब केंद्रीय सत्ता जो थी, जहां पर देश में एक बड़ा राजा था जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, में समाप्त हो जाती है, तो राजपूत राजा थे, इनका वर्चस्व देश में बढ़ जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, इनमें जब ये राजा बट गए, छोटे छोटे राजा बन गए। छोटे छोटे का मतलब ये है कि जैसे अगर इसको हम एक उससे देखें तो हर्षवर्धन जो है, इनका जो राज्य था, वह राज्य समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, राज्य इनका समाप्त हो जाता है। और जैसे इनका राज्य समाप्त होता है, फिर क्या होता है कि जो छोटे राजपूत राजा थे, छोटे राजपूत राजाओं का उदय हो जाता है। अब जब छोटे राजपूत राजाओं का उदय हो जाता है, तो क्या होता होगा, अब ये आपस में युद्ध करेंगे। यानी हर्षवर्धन का जो एक छत्रराज था वो समाप्त हो गया। फिर ये क्या करने लगते हैं, उदय, इनमें आपसी युद्ध होने लगा। क्या होने लगा, इनमें आपसी युद्ध होने लगा। और आपसी युद्धों का कारण क्या था, आपसी युद्ध होने लगा। और आपसी युद्ध का कारण क्या था साथियों, तो यहां कारण भी आप बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझिएगा। कारण क्या था कि सीमा विस्तार और विवाह, ये दो प्रमुख कारण था। यानी जब हर्षवर्धन का राज्य समाप्त हुआ, छोटे राजपूत राजाओं का उदय हुआ, और फिर ये आपस में, और युद्धों का जो बड़ा कारण था वो क्या था, सीमा विस्तार और विवाह। तो सबसे मतलब आदिकाल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो विवाह है। अब देखिए, मतलब आप सोचिए कि विवाह कितनी बड़ी बात है, विवाह कितनी बड़ी बात है। भाई मेरा भी विवाह नहीं हो रहा है, लेकिन मैं युद्ध तो नहीं कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग का विवाह नहीं हो रहा, आप भी युद्ध नहीं कर रहे हो।
लेकिन उस समय में अगर कोई स्त्री पसंद आ गई तो उससे विवाह करना है, वो किसी भी प्रकार से करें विवाह, एकेन प्रकारेण विवाह करना है। तो यहां पर सीमा विस्तार और विवाह ये दो बड़े कारण हो गए, क्योंकि ये युद्ध किस प्रकार का था? गृह युद्ध था। यानी हमें आपस में युद्ध करना है। जैसे कहते हैं कि खाली कुछ काम ही नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो ये गृह युद्ध और आपसी युद्ध उन्होंने शुरू कर दिया। जब आपस में हम लड़ते रहेंगे तो उस समय क्या होगा? जब हम आपस में लड़ेंगे तो फिर उसी समय बाहरी आक्रमण भी हो गया। क्या हो गया? बाहरी आक्रमण हो गया। बाहरी आक्रमण जब भारत में हुआ, जब भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, कोई एक राजा नहीं था, राजपूत राजा छोटे छोटे खंडों में बंटकर आपस में गृह युद्ध कर रहे थे। गृह युद्ध करने का कारण सीमा विस्तार और विवाह प्रमुख रूप से था। अब उसी समय भारत में बाहरी आक्रमण हो गया, और बाहरी आक्रमण में कौन था? जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी इत्यादि का आक्रमण भारत में होने लगा। किसका किसका आक्रमण हुआ? महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। साथियों, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो और आदिकाल भक्तिकाल पढ़ते समय, रीतिकाल को पढ़ते समय यदि आपको नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम कि उस समय की ऐतिहासिक स्थिति क्या थी, इतिहास की स्थिति क्या थी, तो आप शायद ही इतिहास अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से आप पढ़ पाओ। अब उस समय क्या था कि ये पूरा माहौल जो है वो बदल गया। क्या हुआ? पूरा माहौल बदला, तो उस समय की स्थिति क्या हुई होगी? एक एक ग्राफ के जरिए समझिए कि अगर उस समय जब पूरे युद्ध ही चल रहे थे, अब भारत में आक्रमण हो गया मोहम्मद गोरी इत्यादि का, यह हम आदिकाल का जन्म कैसे हुआ होगा, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी, उसकी पृष्ठभूमि पर हम ये बात आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट फाइल आ गई, एक मिनट। तो क्या ऐसी वजह रही होंगी जिसकी वजह से भारत में ये स्थितियां देखने के लिए मिली होंगी? अब आपको मैं कुछ चीज यहां दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इस इमेज के जरिए आप देखने का प्रयास करिएगा तो चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। इसको आप अच्छे से, इस तस्वीर को आप अच्छे से देखिए। इस तस्वीर को आप देखिए तो इसमें कोई कवि है और वो क्या कर रहा है? किसी घुड़सवार के सामने कोई कविता सुना रहा है। अब किसके सामने कविताएं सुना रहा है? घुड़सवार के सामने, यानी किसी युद्ध करने वाले व्यक्ति के सामने। जब भारत में चारों तरफ से आपसी कलह भी मची है, राजा आपस में लड़ रहे हैं, और उसी समय विदेशी आक्रमण भी हो चुका है, ऐसे में 24 घंटे राजाओं को युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। अब अगर 24 घंटे आपको युद्ध के लिए तैयार रहना हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो फिर क्या इंस्पिरेशन चाहिए कि राजा जी अपने दरबार में चार चारण या भाट कवि, जो जाति से चारणगिरी करते थे, चारण या भाट कवि जो थे, उनको अपने यहां नियुक्ति दे दी, नौकरी दे दी कि चलो ठीक है भैया, तुम रहो हमारे यहां और बढ़िया बढ़िया कविताएं सुनाया करो कि हमेशा हम युद्ध के मूड में रहें, हमेशा हम युद्ध के लिए तत्पर रहें। तो ये क्या करते थे? हमेशा युद्धों के लिए ही उनको उकसाए रहते थे, और यह उकसाने का काम कहां करते थे? युद्ध के मैदान में भी करते थे। अब यहां युद्ध होने वाला है और ये जो कवि महोदय है युद्ध के मैदान में खड़े हैं, बाकी सब युद्ध कर रहे हैं, ये उनको बता रहे हैं। अब जब युद्ध के मैदान में रहेंगे, केवल युद्ध की बात, तो क्या होगी? अब उन्होंने श्रृंगार का भी वर्णन किया।
मन बहलाने के लिए दूसरा काम उन्होंने जो किया कि कुछ उन्होंने श्रृंगारिक वर्णन भी किया। आसपास की जो सुंदर राजकुमारियां थी, कन्याएं थी, उनके विषय में भी लिखा और बढ़िया से उनका वर्णन भी करा, जिससे श्रृंगार की लुलुपता राजा के दरबार में आ जाए, राजा के मन में ये चीजें बस जाएं। अब जैसे विशल देव रासो है, तो सारी परंपरा में तो आप देखेंगे कि श्रृंगार नहीं, लेकिन विशल देव रासो में आपको श्रृंगार की परंपरा भी मिलती है। अब आप थोड़ा सा और आगे चलें तो इसी हाल में आप देखें तो एक ऐसा भी वर्ग था जो पूरे युद्धों से अलग था। उस समय हिंदू धर्म जो था बहुत ही अपने आडंबर पर पहुंच गया था। हिंदू कैसा था? आडंबर पर पहुंच गया था। तो उस आडंबर से दूर रहने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग धर्मों की तरफ अपना मुख मोड़ लिया। तो उसी में एक जैन साहित्य आया। दूसरा जो सिद्ध थे, ये अब कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। अब आप देखिए 2-3-4 बाबा हमेशा कोई झूलने पर झूल रहा है, कोई एक हाथ से, मतलब जितने भी भारत में बाबा हैं, कुछ शक्तियां हैं, कुछ तो एकदम बेकार हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? लोगों को आकर्षित करने के लिए नए नए ढकोसले रचते हैं। तो उस समय भी जो आदिकाल की पृष्ठभूमि थी, उसमें एकदम से लोगों को आकर्षित करने के लिए सिद्ध की जो परंपरा थी, उस सिद्ध परंपरा में वज्रायन वाली जो परंपरा थी, इसमें सिद्ध वाले जितने भी 84 सिद्ध थे, ये आकर लोगों को, जनता को आकर्षित करने लगे कि भाई आ जाओ, हम चमत्कार कर रहे हैं और चमत्कार ऐसा करेंगे कि तुम लोग एकदम मस्त हो जाओगे। तो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ सिद्धिज्म में आकर्षित करने लगे। अब इसी में देखिए एक ऐसा वर्ग भी था आदिकाल में, कहा नहीं भाई, न तो हम राजाओं का युद्ध ही करेंगे, ना ही मुझे धर्म से कुछ लेना है, मैं अपने में ही मस्त रहूंगा। तो अपने में कौन से लोग मस्त रहे? जो लोग लौकिक साहित्य के अंतर्गत आए, लौकिक और श्रृंगारिक साहित्य आदिकाल में जन्म ले लिया कि भैया मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपना खुद का ही आनंद उठाता रहूंगा। और इसी में आदिकाल में एक और पृष्ठभूमि बनी प्रकृति चित्रण की। और प्रकृति चित्रण के साथ साथ ये जो कवि हैं वो राज दरबार में भी पहुंच गए। कैसे पहुंचे? पहले क्या था कि टीवी, मोबाइल इत्यादि नहीं हुआ करता था, मनोरंजन के साधन सीमित थे। तो राजा का मनोरंजन कैसे होगा? तो राजा के मनोरंजन के लिए तो सीधा कवि की ही नियुक्ति कर दी जाती थी राज दरबार में। कोई नृत्यांगना बहुत पसंद आ गई, चलो बेटी नाचो ना। जैसे एक उनका आता है मुन्ना, उनका क्या नाम है, म्यूजिक, पंकज त्रिपाठी कहते ना म्यूजिक। तो वैसे राजा हमेशा मूड में रहता था म्यूजिक कहने के लिए। तो कैसे कहेगा, किससे कहेगा? तो अपने दरबार में उन्होंने स्थायी नियुक्तियां दी। किसकी नियुक्तियां दी? तो चारण और भाटों की स्थायी नियुक्तियां दी, और वो दरबार में रहते थे और बढ़िया रचनाकार बनकर क्या सुनाते थे? एक तो सुनाते थे राजा का यशोगान करते थे कि राजा हमेशा मस्त रहे, और दूसरा क्या करते थे? श्रृंगारिक कविताएं सुनाते थे, राजा और भी मस्त रहे। तो इस प्रकार से उनका यशोगान करने के लिए एक अंग्रेजी में एक शब्द यूज करें, प्रयोग करें, इंटरटेनमेंट करने के लिए उनको अपने दरबार में रखे रहता था। और इस तरह से जो आदिकाल का समय था वो हमें इस चित्र के माध्यम से अगर समझें तो वो कल्पना वाला साहित्य था। उसमें ऐतिहासिकता बहुत कम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि अब जब यशोगान करेंगे, गुणगान करेंगे कि राजा आप देखने में बहुत हैंडसम है, सलमान खान लगते हैं, और राजा का मुंह चाहे एकदम बछिया जैसे हो, तो स्वाभाविक है झूठ बोल रहा है कवि। तो यानी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर लिखना, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना और इतिहास से छेड़छाड़ करना, तो ये सब होने की वजह से ऐतिहासिकता का अभाव भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कवियों ने उस चीज को अलौकिक बनाने का प्रयास कर दिया। जो चीजें लौकिक थी, वास्तविक थी, उसको बिल्कुल अलौकिक बनाने का काम कर दिया, जिससे हमारा राजा हमसे खुश रहे। और वहां पर इतिहास का अभाव देखने के लिए हमें
मिल गया। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि जो हम बात जहां तक पहुंचाए थे, बाहरी आक्रमण किसका हो गया, एक बार फिर से इसको हम समझ लें, जिससे पूरी पृष्ठभूमि, मैं ये चाहता हूं कि आप कहानी के जैसे पूरे आदिकाल को समझ ले, तब मैं आपको पढ़ाना चालू करूं, जिससे हर चीज आपको समझ में आ जाए। हर्षवर्धन एक मुख्य राज्य समाप्त हुआ, छोटे राजपूत राजाओं का उदय हुआ, गृह युद्ध इन्होंने आपस में शुरू कर दिया, और फिर इनके गृह युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, सीमा का विस्तार था और विवाह, यानी ये कई कन्याओं से विवाह करना चाहते थे, जो युतियां उनको पसंद आती थी उससे ये विवाह करना चाहते थे, तो जिसकी वजह से इन्होंने ये कर लिया, तो एक इसका यह प्रमुख कारण था। ठीक है, अब ये जो छोटे प्रमुख राजा थे के मैदान में देखने के लिए हमें मिलते थे, तो इसमें एक राजा आपको मिलेगा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज मिलेंगे आपको, जो एक बड़े राजा के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। दिल्ली और अजमेर से संबंध है इनका, कहां से संबंध है, दिल्ली और अजमेर से इनका संबंध है, यहां पर ये राज्य करते हैं, और इनके ऊपर जो काव्य लिखा गया वो लिखा गया पृथ्वीराज रासो। ये ग्रंथ लिखा गया किसके ऊपर, आदिकाल के राजा हैं, और ये इन्हीं छोटे राजपूत राजाओं के उदय वाले राजा हैं, यह भी गृह युद्ध आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है, दूसरे राजा जो आपको मिले राजा विशल देव, दूसरे राजा का नाम क्या था, राजा विशल देव। अब ये भी आपस में बहुत तो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, इनका नाम क्या था, विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था, विग्रहराज चतुर्थ इनका नाम था, और ये भी क्या करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे, और इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है अजमेर से। ठीक है, अजमेर से संबंध है, और ये किस वंश से थे, तो अजमेर के चौहान वंश से थे। किससे थे, अजमेर के चौहान वंश से इनका संबंध था। ठीक है, अब ये छोटे राजपूत राजा जो हैं उनको हम देख रहे हैं, तो हमने दो राजा देखे, बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ, अजमेर के चौहान वंश से संबंधित थे, और इन पर जो रचना लिखी गई वो कौन सी लिखी गई है, नरपति नाल लिखी गई है। कौन सी रचना लिखी गई है, नरपति नाल रचना लिखी गई। अब देखिए अगले छोटे राजा कौन थे, अगले राजा थे, उनका अगले छोटे राजा का नाम क्या था, राजा, छोटे राजा का मतलब बौने नहीं हुआ करते थे। ठीक है, आप इनका नाम परमर्दी देव, छोटे राजा का मतलब ये मत समझिएगा कि बौने थे, और इनका उपनाम क्या था, परमाल था। क्या नाम था, राजा परमाल था, और ये कलिंजर और महोबा, कलिंजर और महोबा से इनका संबंध था, और ये ये थे चंदेल वंश के। किस वंश के राजा थे ये, तो ये चंदेल वंश के राजा थे। तो इनको भी केंद्र बनाकर आदिकाल में रचनाएं लिखी गई। कौन सी रचना लिखी गई, इन पर लिखी गई है परमाल रासो। ठीक है, तो जो राजा हैं, जो राजपूत छोटे छोटे राजा हैं, जिसको लेकर इस तरीके से युद्ध हो रहा था, उसको हम यहां पर देख रहे हैं। देखिए, अब इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और यदि आप इतिहास नहीं जानेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदी आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, इसमें सब कुछ पूछा जाता है, इसमें कोई एक ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपसे न जुड़ता हो, तो आप इसको पूरा समझते चलिए मजे से, और हमेशा के लिए आपको याद करा दूंगा। अब एक राजा इसमें आपको और मिलेंगे, राजा जयचंद। ठीक है, क्या नाम मिलेगा इनका, राजा जयचंद का मिलेगा। ये भी एक छोटे राजा हैं, कन्नौज और गढ़वाल वंश के हैं ये। इनका जगह कौन सी है, कन्नौज से इनका संबंध है, और गढ़वाल राजवंश का इनका संबंध है। ठीक है, अब आप देखिए कि इनसे बहुत बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। किससे लड़ाइयां हुई हैं, राजा जयचंद से और पृथ्वीराज से, क्योंकि पृथ्वीराज का घर कहां था, पृथ्वीराज का घर दिल्ली में था।
तो दिल्ली से लेकर अजमेर तक पृथ्वीराज राज करते थे। और उसी एनसीआर में ही एक जगह है कन्नौज, मतलब अनूप शहर। तो कन्नौज जो है वो दिल्ली से मिलता जुलता है, लगा हुआ क्षेत्र है। और किसका क्षेत्र? राजा जयचंद का है। और राजा जयचंद की पुत्री से ही उनको भी प्रेम हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया दो ही कारण थे युद्ध के, बड़े कारण। एक कारण था कि सीमा का विस्तार, दूसरा कारण था विवाह करना। और अगर हम देखें कि आदिकाल में कोई राजा जो सबसे ज्यादा, तो मुझे लगता है कि यार किसी का एको सारी शादियां कर से ज्यादा विवाह किया है। बहरहाल वो ऐतिहासिक नहीं है, ज्यादा जो है इन्होंने ही विवाह किया है। और राजा जयचंद की पुत्री जो, सबसे पहले आदमी क्या करता है? पड़ोसी की बिटिया से प्यार होता है, मतलब ये सत्य है। आसपास पड़ोस में झांका ताकी सबसे ज्यादा शुरू होती है। तो ठीक है, पड़ोसी की बिटिया का मतलब है दिल्ली एनसीआर में बगल जगह थी तो उनके बिटिया से प्यार हो गया, चलो ठीक है, वो लड़की भी इनकी प्यार करती थी, चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कन्नौज का गढ़वाल राजवंश जो है यह इससे संबंधित था, राजा जयचंद से। अब यहां क्या है कि भट्ट केदार और जयमेंग जस चंद्रिका, ठीक है, जयचंद प्रकाश और जयमेंग जस चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका। अब ये दो रचनाएं जो हैं यह इनसे संबंधित हो गई। यानी सबके जितने भी राजा हुए उनसे संबंधित, उनके प्रभाव में बहुत सारी रचनाएं भी लिखी गई। तो राजा जयचंद जो हैं, ये जो कन्नौज के रहने वाले हैं, गढ़वाल राजवंश के हैं, इनके छत्र छाया में जयचंद प्रकाश और जयमैंग जस चंद्रिका जैसी रचनाएं भी लिखी गई। अब आदिकाल में एक राजा और हुए, जो छोटे छोटे राजाओं की बात कर रहा हूं, तो एक आदिकाल में छोटे राजा और हुए, राणा हमीर देव। क्या नाम था इनका? राणा हमीर देव नाम था। अब ये जो राणा हमीर देव थे, ये रणथंभौर के रहने वाले, कहां के रहने वाले हैं? रणथंभौर के रहने वाले हैं। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है साथियों चौहान वंश से। इनका संबंध किससे है? चौहान वंश से संबंध है। समझ में आ गया सबको? तो इनका राजा राणा हमीर देव जो है यह भी छोटे राजपूत राजा हैं। और इनका संबंध किससे है? रणथंभौर से है। और ये चौहान वंश से संबंध रखते हैं। और इनके ऊपर जो रचना लिखी गई, हमीर रासो रचना लिखी गई है। ठीक है, किससे लिखी गई है? हमीर रासो रचना जो है वह इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं राजा मुंज महाराजा भोज। राजा मुंज महाराजा भोज, ये दो राजाओं का नाम भी आदिकाल में हमें देखने के लिए मिलता है। मालवा, धार मालवा। अब इनका जो क्षेत्र था, इस राजा का जो क्षेत्र था वो धार और मालवा था। और ये परमार वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? परमार राजवंश से संबंधित ये राजा थे। अब यहां एक चीज और समझना है कि इनका जो उल्लेख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में किया है आदिकाल के तौर पर। आदिकाल में एक राजा का वर्णन और मिलता है, राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह। राजा कीर्ति सिंह और राजा, ठीक है। अब ये कहां से संबंधित हैं? तो साथियों इनका जो संबंध है वह मिथिला बिहार से है। इस राजा का संबंध कहां से है? मिथिला बिहार से है। और इनकी वो आप जानते हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब पूरी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई होगी, पूरा माइंड मैपिंग आपको हो गया होगा कि भैया किस प्रकार से ये छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते थे और ये कौन कौन से राजा थे जो आपस में उस समय युद्ध कर रहे थे। ठीक है, एक बार पुनः चलते हैं जिससे आपको क्लियर होता चलेगा।
आदिकाल के उद्भव को हम पढ़ रहे हैं कि आदिकाल का उद्भव कैसे हुआ। आदिकाल का उद्भव हुआ राजनीतिक कारण था। अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन के बाद की राजनीति बदल गई, फलस्वरूप छोटे छोटे राजपूत राजाओं का विस्तार हो गया। राजाओं में क्या था, हर्षवर्धन के बाद छोटे राजपूत राजाओं में पृथ्वीराज चौहान, राजा बीशलदेव, और इसके बाद आपके राजा परमर्दिदेव, और राजा जयचंद, राणा हमीरदेव, राजा मुंज, महाराजा भोज, राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह। ये प्रमुख छोटे छोटे राजपूत राजा थे जो दो वजहों से लड़ रहे थे, सीमा विस्तार और विवाह को लेकर। तो दो कारणों से उन्होंने लड़ाई चालू की और इन्हीं को आधार बनाकर ही जो रचनाएं हैं वो की गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां हम और ये देखते हैं, अब हम एक एक राजा के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको और दे देते हैं जो उस राजा के विषय में महत्वपूर्ण फैक्ट है। अभी हम केवल एक विषय पर बात कर रहे हैं कि आदिकाल का उदय कैसे हुआ, उसका राजनीतिक कारण भी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब पहला जो कारण है, पहले जो राजा हैं जिनका नाम क्या है, महाराजा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो है ये आदिकाल के सबसे केंद्रीय और प्रसिद्ध राजा हुए और इन्होंने युद्ध किससे किया है, तो इन्होंने युद्ध किया है मोहम्मद गोरी से इन्होंने युद्ध किया। जो इनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध युद्ध है वो गोरी के साथ इनका युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है वो किससे हुआ था, संयोगिता से प्रेम इन्होंने किया और ये प्रथम महाकाव्य का आधार बना। प्रथम महाकाव्य का आधार बना। ये जो रचना है ये प्रथम महाकाव्य है और प्रथम महाकाव्य बनने का जो आधार हुआ वो क्यों हुआ कि संयोगिता से इन्होंने प्रेम कर लिया। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं जो हमारे राजा हैं जिनका नाम है राजा विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम है उनका, विग्रहराज चतुर्थ। अब आपको भी मैंने बताया था कि इनका नाम जो दूसरा नाम है वो क्या है, बीसल देव नाम है। तो इनका यह भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, बीसल देव इनका नाम है। विग्रहराज चतुर्थ है, अजमेर के रहने वाले हैं। अब ध्यान रखिएगा कि अब इन्होंने युद्ध नहीं किया है, इन्होंने युद्ध नहीं किया है, तो ये स्वयं क्या है, स्वयं बड़े कवि एवं विद्वान है, एवं विद्वान है। अब ये अपने पत्नी से रूठ कर चले जाते हैं, अपने पत्नी से रूठ कर चले जाते। एक फिल्म में देख रहा था, उस फिल्म में क्या था कि कहते कि भाई मेरी पत्नी खो गई है, मैं बहुत दुखी हूं। तो कहे पत्नी खो गई, कैसे खो गई भाई मुझे बताओ। कहता यार मजाक मत करो, मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। हाँ? पत्नी से प्यार करते थे, अभी अपनी पत्नी से। तो ऐसे यहां पर है कि जो विग्रहराज चतुर्थ है, बीशल देव हैं, ये स्वयं बड़े कवि और बड़े विद्वान थे और पत्नी से रूठ कर चले जाते हैं। यह इनकी ग्रंथ की रचना का विषय बनता है। अब यहां जो आते हैं राजा परमर्दिदेव, राजा परमर्दिदेव, इन सबका उपनाम और वास्तविक नाम दोनों याद रखना है। तो परमर्दिदेव का जो नाम है वो क्या है, राजा परमाल है। राजा क्या नाम है इनका, राजा परमाल है। हो सकता है कि इनका वंश भी पूछा जाए, तभी मैंने इनके वंश के विषय में भी चर्चा किया था कि इनका वंश क्या है, तो चंदेल वंश इनका वंश है, कलिंजर और महोबा इनका क्षेत्र है। अब यहां क्या है कि आल्हा और ऊदल, ऊदल की 52 लड़ाइयां, 52 लड़ाइयां इसमें आपको देखने को मिलती है। इस राजा को हम क्यों मानते हैं कि उन्होंने 52 लड़ाइयों की चर्चा इसमें किया है। अब इसमें एक राजा हमको मिलते हैं, राजा जयचंद, राजा जयचंद कन्नौज, और ये गढ़वाल वंश के थे। और अब ध्यान रखिएगा कि ये पृथ्वीराज
पृथ्वीराज के प्रतिद्वंदी थे और इन्होंने क्या किया था, आक्रांताओं को पराश्रय दिया था। इसीलिए एक मुहावरा बन गया, अरे यार तुम तो जयचंद हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यार देखो, जो चीज पढ़ा रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, उसी पे बात करोगे तो मजा आएगा। ये बात ऐसे ही हो जाती है कि मैं आपको कव्वाली पढ़ना शुरू करूं, सुनाना, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, तो पंचर वाले के 10 रुपए पुरस्कार मिल जाए, तो हम चले 10 रुपए पुरस्कार पे बात करने लगे कि भैया इनकी झोली भर दे, इनको बढ़िया पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और फिर गाना शुरू करे कि दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, और फिर 10 रुपए में चुन्नू हलवाई का पुरस्कार आ जाए, तो क्या होगा, इससे डाइवर्जन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जब मैं कटाव की बात करने आता हूं तो कटाव की बात करिए, जब मैं योग्यता की बात करने आता हूं योग्यता की बात करने, और जब पढ़ाने आता हूं तो पढ़ाई की बात करिए। हर चीज अगर आप मिक्स कर देंगे तो कैसे होगा, मजा नहीं आएगा ना। तो फिर वही होगा कि चुन्नू हलवाई के 10 रुपए पुरस्कार आया, सबका पुरस्कार है बताते बताते क्लास खत्म हो जाएगी ना। तो अभी जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए, बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर चर्चा कर लूंगा, ठीक है। तो राजा जो जयचंद है, जयचंद की बात हमने कर लिया। अब एक राजा इनको और मिलेंगे, कौन मिलेगा, राजा हमीर देव हमें देखने के लिए मिलेंगे। राणा हमीर देव, राणा हमीर देव। अब ये भी राजा हैं जो युद्ध के लिए काम कर रहे हैं, और ये अपने शरणागत और वत्सलता के लिए जाने जाते हैं। शरणागत वत्सलता के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आदिकाल का वह कौन सा राजा है जो अपने शरणागत और वत्सलता के लिए जाना जाता है। तो शरणागत और वत्सलता के लिए प्रसिद्ध है राणा हमीरदेव, और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, अलाउद्दीन खिलजी से ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, अलाउद्दीन खिलजी से ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने के लिए भी इनको हम जानते हैं, ठीक है। कौन है, राणा हमीरदौर। और आगे है राजा मुंज महाराजा भोज। जो राजा मुंज है या महाराजा भोज जो है, ये धार मालवा परमार वंश के राजा हैं, और शुक्ल जी ने इनको दिया है, और ये स्वयं कवि और विद्वान थे। यानी इनके विषय में युद्धों को लेकर चर्चा कम मिलती है हिंदी साहित्य में। अब राजा मुंज के बाद जो अगले राजा मिलते हैं वो मिलते हैं राजा कीर्ति सिंह। राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह, ये दो जो राजा मिलते हैं इनका संबंध बिहार मिथिला से है, और प्रेम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेम और शौर्य के लिए ये दोनों राजा प्रसिद्ध हैं। अब ये आदिकाल के जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनको हमने देख लिया। उन महत्वपूर्ण राजाओं को क्यों देखा, क्योंकि आदिकाल के जन्म में इन राजाओं का बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी वजह से इनको देखना हमारे लिए आवश्यक हो गया। अब एक चीज और हम ये देखते हैं कि यहां मैंने आपको बताया राजा हर्षवर्धन, फिर इसके बाद आ गए
राजपूत राजा। अब राजपूत राजा का गृह युद्ध हुआ और इधर विदेशी आक्रांता थे, तो इनमें क्या हुआ, इनसे भी युद्ध हुआ। अब आप बताइए कि जहां सोते उठते खाते पीते जागते हमेशा युद्ध ही युद्ध हो रहा है, तो उस काल की सबसे बड़ी प्रवृत्ति, उस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या, उस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी, यानी इसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका साहित्य पर प्रभाव पड़ा और फलस्वरूप आदिकाल का जो काव्य है वह क्या हो गया, वीर रस परक हो गया, वीर रस की प्रधानता हो गई। और वीर रस की प्रधानता के पीछे कारण यही था कि छोटे छोटे राजा आपस में ही युद्ध करने लगे और विदेशी आक्रांता भी इसका फायदा उठाकर आकर युद्ध किए। तो पूरे आदिकाल में युद्धों की भरमार है और युद्धों की भरमार होने की वजह से इसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा कि वीर रस की इस काल में प्रधानता हो गई। अब जहां पर 24 घंटे युद्ध की ही बात हो रही है, तो इनके यहां जो चारण और भाट कवि थे, चारण भाट कवि क्या करते थे, युद्ध परक कविता लिखते थे। युद्ध परक क्या लिखते थे, कविता लिखते थे। चारण और भाट, क्योंकि वो दरबार में ही रहते थे और दरबार के आगे भी उनको युद्ध के मैदान में लेकर चले जाते थे। कहां लेके चले जाते थे कि चलो बेटा युद्ध के मैदान में चलो, क्योंकि वहां पर भी राजा का मनोबल टूट सकता है ना, उत्साह कम हो सकता है ना, तो ये युद्ध के मैदान में भी कवि जाते थे। युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में कौन जाते थे, कवि जाते थे। अब युद्ध के मैदान में जब कवि जाते थे तो क्या करते थे, मैंने आपको अभी एक इमेज दिखाई। कौन सी इमेज दिखाई, ये वाली। देखिए चीजें दिमाग में बैठाइए, ये वाली। अब युद्ध के मैदान में जब जाएगा कवि तो क्या करेगा, ऐसे ही किताब लिए रहेगा, कविता पढ़ता रहेगा और मौका लगेगा तो युद्ध भी करेगा। यहां राजा युद्ध कर रहा है और यहां कवि उसको क्या कर रहा है, बता रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम वैसा कर सकते हो। तो यहां क्या हो रहा है, युद्ध के मैदान में जब जो कविता लिखी जाएगी वो क्या होगी, युद्धों का सजीव चित्रण करेगी, युद्धों का सजीव चित्रण करेगी। यानी एक एक चीज का जो वर्णन है वो बहुत ऐसा लगेगा कि आंखों देखा वर्णन हो रहा है। कैसा वर्णन हो रहा है, आंखों देखा वर्णन हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि युद्ध आपके आंखों के सामने हो रहा है। जैसे आल्हा खंड की एक पंक्ति आपको सुनाता हूं, ऐसा लगेगा कि युद्ध कवि स्वयं लड़ रहा है। क्या लिखते हैं, आल्हा उदल बड़े लड़ैया, चमचम चमक रही तलवार। आल्हा उदल बड़े लड़ैया, चमचम चमक रही तलवार। मची खलबली रण में भारी, मची खलबली रण में भारी, होने लगे वार पर वार। जब जब दुश्मन रण में आए टूट पड़े ऊदल तत्काल, काट काट सिर धूल चटाए कर रण भूमि रक्त से लाल। जब जब दुश्मन रण में आए टूट पड़े ऊदल तत्काल, काट काट सिर धूल चटाते और कर रण भूमि रक्त से लाल। अब इन पंक्तियों को जब आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे
एकदम से मतलब ऐसा लग रहा है कि जब तलवार से तलवार की नोक टकरा रही है राजा जी, तो ऐसा लग रहा है कि मानो कवि एकदम से दूरबीन लगाए बैठा हुआ है। अभी कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब वो स्वयं वहां पर उपस्थित होगा। अब इसी वजह से युद्ध के मैदान में कभी जाते थे तो युद्धों का सजीव चित्रण देखने के लिए मिलता था। चलिए, अब तो ये अभी तक हमने एक पर बात किया। किस पर बात किया? कि आदिकाल के राजनीतिक कारण क्या थे और उन राजनीतिक कारणों से उसके साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा और आदिकाल का उद्भव किस प्रकार से हुआ, आदिकाल की कविता किस प्रकार से उससे प्रभावित रही। समझ में आ गया सबको? एक बार लाइक कर दीजिएगा और समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो तो ये भी बता दीजिएगा, ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं सर मजा नहीं आया, तो मैं मजा का भी ध्यान रखूंगा। अब दूसरे कारण पे हम चलेंगे, कहां पर? धार्मिक कारण पर। अभी तक हमने किस पे बात किया? राजनीतिक कारणों पर बात किया। अब हम किस पर बात करेंगे? धार्मिक कारण पर बात करेंगे कि धार्मिक कारण इसके क्या थे। धार्मिक कारण क्या था? एक तो अशांति थी, बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, और अशांति के साथ साथ एक बड़ा चीज और जो देखने के लिए मिला, नए संप्रदायों का उदय, नए संप्रदायों का उदय। ये दो चीजें जो थी, अब युद्ध तो चल ही रहा है, वह युद्ध के साथ बड़ी अशांति फैल गई, और अशांति जब हुई तो नए नए धार्मिक संप्रदायों का भी उदय यहां पर देखने के लिए मिलने लगा। ये काल जो है मतभेद और घोर ढोंग का काल है। आदिकाल में जो धार्मिक मतभेद हैं वो भी खूब मिले, और धार्मिक मतभेदों के साथ साथ ढोंग भी बहुत मिला। अब आप सोचिए जरा कि अगर एक व्यक्ति ऐसे नींबू काटे और उस नींबू से खून निकले, टप 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 टप, क्या निकले? खून निकले, और वो कौन हो? बाबा हो। अगले दिन देखिए उसके यहां भीड़ लग जाएगी, और वहीं पर कोई नींबू काटे, उससे टप 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 खून निकले, और दूसरा व्यक्ति कौन हो? कोई मदारी हो या कोई सर्कस वाला हो या कोई जादूगर हो, उसके यहां भीड़ नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि हमेशा चमत्कार को नमस्कार होता है, तो चमत्कार और खून टपकाया मदारी ने भी, लेकिन मदारी को महत्व नहीं मिलेगा, महत्व किसको मिलेगा? बाबा को मिलेगा। और दोनों ने क्या काम किया? सूखा रंग लगाया था और उसी चाकू से नींबू काट दिया। तो बस यही जो हाल था धार्मिक रूप में, वो आदिकाल में देखने के लिए मिला कि मतभेद तो था ही आपस में धर्मों का, धर्मों का आपस में मतभेद तो था ही, लेकिन घोर ढोंग भी था। हर एक पक्ष ये सोच रहा था कि हम क्या ऐसा करके दिखा दें कि जनता का अधिकतम भाग हमारे तरफ आकर्षित हो जाए। हर व्यक्ति इसी चीज के लिए परेशान था, ठीक है? अब इसी वजह से क्या हो गया? बौद्ध धर्म का पतन, बौद्ध धर्म का पतन हो गया और विकृति हो गई। जो उसका स्वरूप था वह पूरी तरह से बदल गया और यह विकृत हो गया। अब ये किस प्रकार से बदले? तो कैसे बदले? ऐसे बदले, देखा? सबसे पहले ये बौद्ध थे, बौद्धों से ये महायान बने, महायान से ये वज्रयानी बने, और वज्रयान से फिर ये सिद्ध हो गए। बौद्ध, महायान, वज्रयान, और फिर ये सिद्धों में विभक्त होते हुए चले गए। थोड़ा सा अब आपको पीछे ले चलते हैं, कुछ चीजें और दिखाते हैं मजेदार। सिद्ध कहलाए ये,
अब इन्हीं सिद्धों से ऊब गए, कहे यार ये लोग अच्छे आदमी नहीं है, मतलब कहे ये लोग अच्छे आदमी नहीं, हम अपना कुछ अलग करेंगे। जैसे काकरोच जनता पार्टी बन गई ना, तो ऐसे यहां था कि बौद्ध महायान वज्रयान और सिद्ध थे, तो सिद्धों से जो लोग असंतुष्ट हुए, कहे यार मजा नहीं आ रहा, हम नया पार्टी बनाएंगे। उन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने नाथ पंथ की शुरुआत कर दी, कहे हम कुछ नया करेंगे। तो इनके सिद्धांतों के विरुद्ध आकर थोड़ा बहुत अमूलचूल परिवर्तन करके, जैसे खास करके पंचमकार और स्त्रियों के प्रति जो उनका भेदभाव था, उसको हटाकर इन्होंने नाथ पंथ की शुरुआत कर दी। और नाथ पंथ की शुरुआत करके ये अपना साहित्य का प्रचार प्रसार करने लगे। और इधर जो थे जैन मुनि थे, जैन मुनि भी अपना प्रचार प्रसार करने लगे। तो जैन अपना प्रचार कर रहे हैं, नाथ अपना प्रचार कर रहे हैं, सिद्ध अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और सब अधिक से अधिक जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं। आवाज रुक जा रहा है, रुकिए। ये सब क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने तरह से जनता को अपनी तरफ से आकर्षित करना चाह रहे हैं कि हमारे पास भीड़ बढ़ जाए। ठीक है, अब चलिए इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, तो और मजा आएगा आपको समझने में सारी चीजों को। ये पूरा नोट्स आप सबको हम दे देंगे, बहुत ही मेहनत और मजेदार ढंग से इस पूरे नोट्स को तैयार किया गया है। देखिए, ये पूरा मैं स्ट्रक्चर एक एक आपको समझाऊंगा, तो बहुत मजा आएगा आपको समझने में। ये अगर आप अच्छे से समझ लें, ये अगर मैप अगर अच्छे से आप समझ लें, तो आदिकाल भी आपको समझ में आ जाएगा और भक्तिकाल भी आपको समझ में आ जाएगा। आदिकाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, भक्तिकाल भी। अब कहेंगे कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, अभी तक तो आपने पूरा इतिहास हमको पढ़ा दिया, इतिहास पढ़ाने के बाद अब आप भूगोल पढ़ाने लगे। तो देखिए, जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर तभी कर पाएंगे जब हम इन चीजों को बेहतर ढंग से समझेंगे, और बेहतर ढंग से तभी समझेंगे जब हम इस ग्राफ की वजह से समझेंगे, तब मजा आएगा। अब देखिए, आदिकाल में जो जैन परंपरा है, आदिकाल की जो जैन परंपरा है, उसका विस्तार यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्ध साहित्य है, रासो साहित्य का विस्तार है। अब हम मुख्य रूप से देखेंगे कि सभी साहित्यों का विस्तार कैसे हुआ और किस क्षेत्र में हुआ, और उसके प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यहां पर एक चीज हम देखते हैं कि आपकी क्या है, सिंधु नदी है, और इसी सिंधु नदी के नाम पर ही भारत में हिंदी का जन्म हुआ। सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदी, हिंदी, इस नदी। और ये सिंधु कहां बह रही है, ये बह रही है, आप देख रहे हैं, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। इसी सिंधु नदी के आस क्षेत्र पड़ता है भारत के ऊपरी क्षेत्र में राजस्थान और पंजाब। तो राजस्थान और पंजाब वाला जो क्षेत्र है, हिंदी साहित्य में लोक गाथाओं के लिए जाना जाता है, और उसमें भी जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो राजस्थान का है। यानी सिंधु नदी के पास में और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में लोक गाथाएं सबसे अधिक लिखी गई। अब चाहे आप ढोला मारूरा दूहा देख लीजिए। यानी लोक गाथाएं क्या है कि ऐसी गाथा है जो बहुत दिनों से
बहुत ही दिनों से परंपरा में है, उनके लेखक इत्यादि का पता नहीं चलता है, वो बहुत दिन से परंपरा में है। अब उसी के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिल्ली मिल जाएगा, और इस दिल्ली में आप देखिए कि अमीर खुसरो जो है वो लिख रहे हैं। दिल्ली में कौन लिख रहे हैं? अमीर खुसरो लिख रहे हैं। और यहीं पर आप देखिए किसी जगह पर राजस्थान और बुंदेलखंड इनका क्षेत्र मिलता है, यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। तो भारत के इसी पश्चिमी क्षेत्र में आपको रासो साहित्य भी देखने के लिए मिलेगा, यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में रासो साहित्य मिल रहा है, और इसी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आपको जैन साहित्य भी मिल रहा है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में क्या क्या मिल रहा है? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आपको रासो साहित्य मिल रहा है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ही आपको जैन साहित्य मिल रहा है। और इस पश्चिमी क्षेत्र में जो जैन साहित्य, इसका केंद्र कहां कहां है? तो कुछ क्षेत्र आप इसका राजस्थान में माने, और कुछ क्षेत्र इसका आप कहां मानेंगे? गुजरात में माने, यानी गुजरात की सीमा भी राजस्थान से लगती है। तो जैन साहित्य और आपका रासो साहित्य, ये दोनों आपके भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मिल रहे हैं। तो जैन साहित्य कहां कहां मिला? गुजरात, राजस्थान। अब उसी से थोड़ा सा क्षेत्र मिला हुआ है जिसको हम मालवा कहते हैं। किसको हम क्या कहते हैं? मालवा कहते हैं। मालवा का पठार आपने सुना है ना, मालवा। तो जो जैन साहित्य है उसका प्रमुख केंद्र कहां कहां बना? तो गुजरात बना, राजस्थान बना और मालवा। यानी जैन साहित्य भारत के पश्चिमी क्षेत्र में था, और ये अपने रचनाओं के द्वारा पूरी जनता को आकृष्ट करके सबसे ज्यादा भीड़ बढ़ाना चाहता था। एक इमेजिनेशन आप करिए कि 4-5 बाबा बैठे हैं और सब अपना अपना भड़ाम भड़ूम करके अपने सामने भीड़ बढ़ाना चाहते हैं। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया हिंदी साहित्य में चल रही थी। तो पश्चिमी क्षेत्र में जैन साहित्य, गुजरात, राजस्थान और मालवा क्षेत्र में जैन जो साधु थे अपना जो संप्रदाय है वो बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? जैसे प्रबंध चिंतामणि है, श्रावकाचार है, ये सारे ग्रंथ इधर लिखे जा रहे थे। अब उसी में देखिए जो क्षेत्र है आपके रासो साहित्य का, वो मेन केंद्र कहां पर है? थोड़ा बहुत आपका राजस्थान है, और थोड़ा बहुत जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहां पर क्या लिखे जा रहे हैं? रासो साहित्य लिखे जा रहे हैं, यानी युद्ध की बात सबसे अधिक तरीके से की जा रही है। तो ये तो आप ये समझ गए कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, राजस्थान और मालवा में जैन साहित्य लिखा जा रहा था, वो लोग अपनी भीड़ बढ़ाना चाहते थे। राजस्थान क्षेत्र में रासो साहित्य लिखा जा रहा था, जहां युद्ध की बात चल रही थी। इसी राजस्थान में ही लोक गाथाएं लिखी जा रही थी। लोक गाथाएं मतलब अपने तरह से कपोल कल्पित कल्पनाएं वाली जो कथाएं हैं, जो परंपरागत तरीके से चलती रहती थी। और फिर इसी भारत का ही जो पूर्वी क्षेत्र है, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में आप देखें तो सिद्ध साहित्य लिखा जा रहा था। सिद्ध साहित्य कहां लिखा जा रहा है? भारत के पूर्वी क्षेत्र में लिखा जा रहा है। भारत का पूर्वी क्षेत्र कहां? बिहार में। बिहार में जितने बड़े विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में आप देखिए तो सिद्ध साहित्य का बड़ा केंद्र बना हुआ था, क्योंकि बौद्धिज्म था। तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, भारत का पूर्वी क्षेत्र यानी बिहार वाला क्षेत्र जो है, वहां पर सिद्ध वर्चस्व में थे। और सिद्ध क्या थे? बाद में नाथ में आ गए। तो सिद्ध नाथ में जब परिणत हुए तब वो पूर्वी भारत में ही थे, यानी बिहार वाले क्षेत्र में थे। लेकिन जब ये पूरी तरह से परिवर्तित हो गए तो ये कहां लौट के चले आए? फिर लौट के चले आए पश्चिमी यानी राजस्थान में। इसीलिए नाथों की अगर आप जगह देखेंगे, कहां कहां नाथ पंथ मिलेगा आपको? आपको शुरुआत मिलेगा बिहार से, फिर ये राजस्थान आ जाते हैं, और राजस्थान के बाद ये गुजरात चले जाते हैं। तो इस प्रकार से पूर्वी से पश्चिमी की तरफ यात्रा करते हुए ये गए। कौन थे? हमारे नाथ संप्रदाय के लोग। और जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, यानी जो प्रमुख बड़े विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में सिद्ध साहित्य की स्थापना हुई, और सिद्ध साहित्य पूर्व से आगे बढ़ा और बाद में भूटान चला गया। कहां चला गया?
भूटान, जिसको भोट देश कहा जाता है। तो भारत में जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, तो ये जितने भी सिद्ध साहित्य वाले लोग थे, ये भारत छोड़कर, यानी भारत का पूर्वी क्षेत्र छोड़कर भोट देश चले गए, यानी भूटान चले गए। ठीक है, तो आपने ये देखा। भारत के उत्तर तरफ चलते हैं। भारत के उत्तर में क्या चल रहा था? यहां पर इस्लाम का आक्रमण था। यहां पर किसका आक्रमण था? भारत के उत्तर में इस्लाम का आक्रमण था। और भारत के दक्षिण में क्या था? दो नई धाराएं चल रही थी, आलवार और नैनार। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में क्या चल रहा था? आलवार और नैनार चल रहा था। ठीक है, तो और यहीं पर अब हम इसको थोड़ा सा आपको अलग से दिखा देते। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, तो उनको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। यह भारत का पूर्वी क्षेत्र है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में कौन रह रहा है? सिद्ध रह रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहां पर आपको नाथ भी मिल जाते हैं। फिर यही नाथ जो है ये पश्चिम क्षेत्र में चले जाते हैं, और इस पश्चिम क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपको नाथ भी मिल जाएंगे और जैन साधु भी मिल जाएंगे। भारत के उत्तरी क्षेत्र में आप देखिए तो इस्लामों का प्रभुत्व था, और भारत के दक्षिणी क्षेत्र में यदि देखें, भारत, क्योंकि मैप में आप देखेंगे दक्षिण नीचे होता है, तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में आप देखेंगे तो आलवार और नैनार थे। कौन से? आलवार और नैनार थे। ठीक है, अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आदिकाल का जो स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार से था। आदिकाल में ये सिद्ध और नाथ भारत के पूर्वी क्षेत्र में थे, और यही सिद्ध जो है भारत में जब अंग्रेजों का और बाहरी आक्रांताओं का आक्रमण होता है, तो ये बेचारे छोड़ छोड़ के कहां चले जाते हैं? भोट देश चले जाते हैं। भोट का मतलब भूटान हो जाता है। ठीक है, अब बीच का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको लोक गाथाएं देखने के लिए मिल जाएंगी और रासो ग्रंथ देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक स्ट्रक्चर तो आपको समझा दिया। अब दूसरा देखते हैं। रासो साहित्य देखिए उसका किस प्रकार से भारत में कहां कहां विस्तार देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए यहां पर राजस्थान है, तो राजस्थान जो है वीर गाथा साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। राजस्थान जो है यह राजस्थान जो है यह वीर गाथा साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब आप देखें तो इसी के बगल दिल्ली है, तो दिल्ली जो इसका केंद्र बना, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, क्योंकि ये दिल्ली में लिखा गया, और जो राजस्थान था वो वीर गाथा साहित्य का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बीसल देव रासो जो कि मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ये डिटेल में लिखाऊंगा भी मैं, अभी तो केवल आपको दिखा रहा हूं। बीसल देव रासो जो है ये आपको दे भी दूंगा मैं, जो ग्राफ आप देख रहे हैं। बीसल देव रासो जो है ये जोधपुर पर केंद्रित है। कहां पर? जोधपुर। जोधपुर कहां है? राजस्थान। यानी बीसल देव रासो जो रचना लिखी गई वो मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। हमीर रासो जो रचना है ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, और इसका केंद्र कहां है? उदयपुर है। हमीर रासो का केंद्र कहां है? तो हमीर रासो का जो केंद्र है वो उदयपुर है, मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। जो चारण और भाट कवि हैं इनका केंद्र कहां है? तो चारण और भाट कवियों का जो केंद्र है वो अजमेर है। मैंने भी आपको बताया था कि भारत का जो केंद्रीय सबसे बड़ा राजा हुआ आदिकाल में पृथ्वीराज हुआ, जिसका जो शासन काल था वो कहां से था? दिल्ली से लेकर अजमेर तक था। तो अजमेर जो था उस समय वो सबसे बड़ा केंद्र था भारत में आदिकाल में चारण भाट कवियों की परंपरा का। बाद में इसका विकास और जगह पर हो जाता है। अब यहां देखिए जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, क्योंकि राजस्थान की सीमा से ही मध्य प्रदेश भी लगता है। आप देखिए, अगर आप ऐसे आंख बंद करिए तो आप पूरे भारत की यात्रा कर सकते हैं। तो राजस्थान से ही मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र लगता है। राजस्थान से मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र लगता है, और उस मध्य प्रदेश में ही आपको उज्जैन के आसपास खुमार रासो की परंपरा मिलती है। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये आपस में राज्य सीमाएं अपनी मिलाते हैं, और इसी सीमा में आप देखेंगे तो जो हमारा परमाल रासो वाली रचना जो है वह भी इसी सीमा से उत्तर प्रदेश यहां पर मिल जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है परमाल रासो आल्हाखंड बुंदेलखंड का क्षेत्र है।
यानी ये जो पूरा आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, इसी क्षेत्र में ही लगभग पूरा आदिकाल आपका समाप्त हो जाता है। यानी केवल इतने ही क्षेत्र में पूरा आदिकाल समाप्त हो जा रहा है। तो राजस्थान की सीमा से गुजरात, गुजरात की सीमा से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश। अब आप देखिए खुमाड़ रासो, खुमाड़ रासो क्या है? मध्य प्रदेश उज्जैन से संबंधित है। यहां गुजरात देखिए, तो गुजरात में दो धर्म देखने के लिए मिले, हमको मिलते हैं कौन कौन से? जैन संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। अब आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नाथ संप्रदाय से संबंधित नाथ था जो कि गुजरात का था। यानी सबका क्षेत्र भी पूछा जाता है कि कौन से नौ नाथों में नाथ थे जो गुजरात से संबंधित थे। ठीक है, भक्ति काल में भी आप देखेंगे कि गुजरात के भी बहुत सारे लोगों को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपने देखा कि सभी जो है वो आपको मिल गई रचनाएं। रासो परंपरा के बाद हम देखते हैं सिद्ध परंपरा। अब ये जो इतने धार्मिक साहित्य है उसके उद्भव कारण का बात करें कि आदिकाल के उद्भव का कारण क्या था, तो ये हमारा सिद्ध साहित्य आ गया। सिद्ध साहित्य जो है ये मुख्य रूप से जो 84 सिद्धों की परंपरा है, यह हमारी कहां से संबंधित है? नाथ सिद्ध संप्रदाय, यानी जो दोनों संप्रदाय है 84 सिद्धों की जो परंपरा है वह हमें कहां देखने के लिए मिलती है? वह बिहार में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आप सब बोर तो नहीं हो रहे हैं? देखिए, आपने बार बार वही आदिकाल पढ़ा है, तो मेरा उद्देश्य था कि कुछ आज इंटरेस्टिंग तरीके से, मजेदार तरीके से आपको आदिकाल पढ़ाया जाए, जिससे कुछ आपको नया लगे, कुछ इंटरेस्ट जगे पढ़ाई में। नहीं लगता अरे यार ये तो पढ़े थे, अरे यार ये तो जानते हैं, तो मजा नहीं आता है। तो इसीलिए मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे तरीके से कुछ आपको बताया जाए। अब यहां देखिए एक विश्वविद्यालय आता है जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। किस विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, यह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 84 सिद्ध पढ़े और यहीं पर रहते भी थे। यानी आपसे पूछा जाए कि 84 सिद्धों का जो मुख्य केंद्र था, 84 सिद्धों का जो मुख्य केंद्र था वो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। तो नालंदा विश्वविद्यालय और बिहार के आसपास ये क्या किए? सिद्ध यानी शिक्षा और साधना का जो मुख्य केंद्र था 84 सिद्धों का, रहने पढ़ने और साधना करने का मुख्य अड्डा जो था वो नालंदा विद्यापीठ ही था। यानी 84 सिद्धों का मुख्य केंद्र कौन था? वह नालंदा विश्वविद्यालय था। हिंदी के प्रथम सिद्ध कवि सरापा जो थे, नालंदा विश्वविद्यालय से सीधा संबंध था। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में जो आपके सरापा थे वो छात्र भी थे और बाद में क्या बन जाते हैं? यहीं के अध्यापक भी बन जाते हैं। समझिएगा, यानी आप ये सोचिए कि जहां से पढ़ाई की है वहीं पे नौकरी भी मिल गई। किसको? सरापा को। जहां से पढ़ाई की है वहीं नौकरी मिल गई। कहां से पढ़ाई किए? तो पढ़ाई इन्होंने किया था नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय सिद्धों का बहुत बड़ा केंद्र था। 84 सिद्ध यहीं से थे और यही 84 सिद्ध, जिसमें सरापा जो प्रमुख है, जिनको राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि माना, और उन्हीं से ही ये छात्र भी थे वहीं के और बाद में वहीं पे अध्यापक भी बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल आज बताने जा रहा हूं। एक यहां पर विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अभी मैंने आपको बताया 84 सिद्धों को, ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने आपको बताया नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में सिद्धों की परंपरा से जोड़ के। अब मैं आपको बता रहा हूं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और यह पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित था। ठीक है, यह
धर्मपाल ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनाया था। अब यहां पर एक तंत्र मंत्र साधना का केंद्र हुआ। क्या हुआ? तंत्र मंत्र साधना का केंद्र हुआ। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इसी विश्वविद्यालय में वज्रयानियों का काम होता था। यानी आपसे पूछा जाए कि वज्रयानी सिद्धों का संबंध बिहार के किस विश्वविद्यालय से था, तो वज्रयानी सिद्धों का जो आधार था, वज्रयानी सिद्धों का जो केंद्र था, वो कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयानी सिद्ध जो थे वो लेखन का काम करते थे और सिद्धि का भी काम करते थे। और 84 सिद्धों का जो मुख्य केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। यानी बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं वो सारे विश्वविद्यालय सिद्धों के बड़े केंद्र थे। ठीक है। अब ये सोचिए कि 1193 में इस पर हमला हो गया। किसने हमला कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने। किसने हमला किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने हमला कर दिया। और जिसकी वजह से बौद्ध भिक्षु अपनी जान और पांडुलिपियों को बचाकर तिब्बत, नेपाल और भूटान चले गए। कहां चले गए? यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान चले गए। तिब्बत, नेपाल और भूटान चले गए। पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब भूलोगे कभी? नहीं भूलोगे ना। क्या हुआ कि भैया यही लोग रहते थे अपना विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, और उसी समय बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे हमला कर दिया। अभी बेचारे क्या करते? ये क्या कर दिए, ये तुरंत अपना बोरिया बिस्तर उठाए, अपना पांडुलिपियां उठाए और उसी बिहार से लगा हुआ जो दूसरा देश था भूटान, वहां चले गए। कुछ लोग तिब्बत चले गए और कुछ लोग नेपाल चले गए। ठीक है। तो यानी आपसे पूछा जाए कि सिद्धों का केंद्र भारत के बाहर और किन क्षेत्रों में है, तो आप बताएंगे कि तिब्बत में भी है, नेपाल में भी और भूटान में भी है। क्यों चले गए? क्योंकि यहां पर हमला हो गया तो लोग अपनी जान बचाकर भाग निकले। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जैन परंपरा है। जैन परंपरा जो है पश्चिमी भारत जो है इसका बहुत बड़ा मुख्य केंद्र था। धार्मिक साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं आदिकाल का, कि आदिकाल का जो धार्मिक साहित्य है उसके उदय का कारण क्या था। तो पश्चिमी भारत जो है वो जैन का बहुत बड़ा केंद्र हो गया। रास और फागु काव्य परंपरा जो है, जैसे शालिभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास, आगस्त्य कवि, चंदन बाला रास, ये जो भी रचनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं रास और फागु की, वो कहां देखने के लिए मिलती हैं? तो इस क्षेत्र में मिलती हैं। ये अगर मैप में आप देख पा रहे हो तो ये जो मैप है यहां पर हमें ये देखने के लिए रास और फागु परंपरा मिल रही है। कहां कहां पर? जालौर, राजस्थान, धार, उज्जैन, इन जगहों पर हमें रास और फाग परंपरा देखने के लिए मिल रही है। जो आदिकाल की रास और फाग परंपरा है वो यहां पर देखने के लिए मिली। ठीक है। जैसे आचार्य हेमचंद्र, कलिकाल सर्वज्ञ, शब्दानुशासन, तो इनका भी क्षेत्र कहां पर है? इनका भी क्षेत्र यहीं पर है, जालौर राजस्थान के आसपास। जालौर मारवाड़ में कवि जिनधर्म सूरी है, स्थूलीभद्र रास, इनका भी संबंध यहीं से है। दक्षिण भारत, अच्छा अब इसके बाद मध्य भारत का जो मालवा क्षेत्र है, धार, उज्जैन, मध्य प्रदेश जो है इसका भी केंद्र रहा। किसका केंद्र रहा? रास। आदिकाल में जो जैन परंपरा है यहां भी देखने के लिए मिलती है। देवसेन जो है इनका ग्रंथ सावकाचार हिंदी साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। इसका समय 933 ईस्वी माना जाता है। और इनका क्षेत्र कहां था? यह उज्जैन के आसपास, धार जो उज्जैन है नर्मदा नदी के आसपास का से संबंधित था। ठीक है। जो जैन का विशाल धार्मिक चेतना केंद्र था वो दक्षिण भारत में भी था, और उत्तर दक्षिण के विद्वान जो है आदान प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र वो कर्नाटक में भी हुआ करता था। ठीक है। तो ये जो जैन परंपरा है मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में रही, और पश्चिमी भारत में जैसे रास और फागु की परंपरा भी देखने के लिए मिली,
जैसे सालिभद्र सूरी, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान, जालौर इत्यादि के आसपास के माने जाते हैं। और धार, थार, उज्जैन, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहां मालवा वाला जो क्षेत्र है, यहां पर देवसेन को आप देखें तो देवसेन की रचना वहां से हमें देखने के लिए मिलती है। अब अभ्रंश साहित्य का जो क्षेत्र है वो भारत में कहां पर है? अभ्रंश साहित्य का क्षेत्र, तो अभ्रंश साहित्य का जो क्षेत्र है साथियों, वो एक बार समझ लीजिए कि पूछा जाता है इनमें से कौन सी रचना अभ्रंश साहित्य से संबंधित है, कौन सी रचना अभ्रंश साहित्य से संबंधित नहीं है। इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि अभ्रंश साहित्य से कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन सी रचना अभ्रंश साहित्य से नहीं है। ठीक है, तो अब यहां जो रासो और जैन साहित्य का मुख्य क्षेत्र था वो भी पश्चिमी क्षेत्र था, यानी पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र रासो साहित्य से संबंधित रहा है। ठीक है, चलिए अब एक बार हम सब जो बात कर रहे थे उसी बात पे चलते हैं कि इसका हम लोग क्या बात कर रहे थे कि राजनीतिक कारण हमने देख लिया था। राजनीतिक कारण के बाद हम लोगों ने क्या किया, धार्मिक कारण जाना कि आदिकाल के का जो धार्मिक कारण था वो क्या था। तो हमने धार्मिक कारण जान लिया, हमने राजनीतिक कारण जान लिया, और इसके बाद सामाजिक कारण एक बार जान लेते हैं। आदिकाल के उदय का आदिकाल के उदय का सामाजिक कारण क्या था? तो सामंतवादी व्यवस्था और रूढ़ियां, सामंतवादी व्यवस्था और रूढ़ियां। अब ये सामंत कौन है? तो सामंत जो है ये मतलब राजा नहीं है और छोटे आदमी भी नहीं है, यानी राजा और जमींदार जैसे लोग हैं, मतलब राजा से छोटा इनका कद है और जमींदारों से थोड़ा सा बड़ा जो कद है उनको हम क्या कह सकते हैं, सामंत कह सकते हैं, जिनके पास शक्तियां अपने तरह की थी। अब यहां पर क्या था कि राजाओं और सामंतों का बोलबाला था, सामंतों का बोलबाला था। आदिकाल में राजा और सामंतों का बोलबाला था। ये लोग क्या करते थे, युद्ध की हानि की भरपाई आम जनता से टैक्स के रूप में ले लेते थे। कैसे ले लेते थे? टैक्स के रूप में लेते थे। यानी ये जो टैक्स उगाहनी करने वाला काम जो था ये किसका था? यह किसका काम था? यह काम था सामंतों का। और जाति पाति और रूढ़िवादिता इस चरम पर थी। जाति पाति कैसी थी? चरम पर थी, क्योंकि सामंत थे। युद्ध स्त्री के लिए लड़े जाते थे। स्त्री भोग्या थी। क्या थी? स्त्री भोग्या थी, यानी केवल भोग विलास की वस्तु हुआ करती थी। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसके प्रभाव से आप देखेंगे सिद्धों और
इसके प्रभाव स्वरूप सिद्ध और नाथ ने क्या किया, जाति विरोधी कविताएं लिखी। इन्होंने वर्णाश्रम का विरोध किया। तो ये परिस्थितियां किसके वजह से उपजी थी? तो ये सामंतों की वजह से स्थितियां उपजी थी। इन सामंतों ने क्या कर दिया था, पूरा जाति पाति व्यवस्था के नियम बहुत कड़े बना दिए थे, स्त्री को भोग्या बना दिया था, जिसकी वजह से इसके जवाब में उसी काल का जो साहित्य है वो देखने के लिए मिला। तो जात विरोधी कविताएं भी लिखी गई, यानी जात पात का विरोध किया गया, और वर्णाश्रम का भी विरोध देखने के लिए यहां पर मिलता है। इसी तरीके से राजाओं की खुशामद में श्रृंगारिक कविता और प्रशस्ति गीत लिखे गए। प्रशस्ति गीत लिखे गए। प्रशस्त गीत क्या होता है? यानी राजाओं के चरित्र मूलक गीत लिखे गए कि भाई इनका जो चरित्र गान है वो किया गया, राजा हमारे इतने अच्छे हैं, इन्होंने ये सारा काम किया। तो खुशामद में श्रृंगारिक कविताएं भी लिखी गई। अब ये सब प्रभाव में हो रहा है, जो मैंने अभी आपको ऊपर कारण बताया उसी के प्रभाव में आदिकाल में इस तरह की रचनाएं लिखी गई। इसी तरीके से राजाओं को खुश करने के लिए ही, सामंतों को खुश करने के लिए ही लौकिक साहित्य की भी रचना की गई। इसकी रचना हुई, लौकिक साहित्य की रचना भी आदिकाल में की गई। अब इसके बाद जो सबसे अंतिम कारण था, भाषाई और साहित्यिक कारण। क्या था? भाषाई और साहित्यिक कारण भी था आदिकाल के जन्म पर। यह क्या था? भाषा थी। भाषा संधि काल पर थी इस दौर में पहुंच के। प्राकृत और अपभ्रंश पीछे छूट रही थी और पुरानी हिंदी का प्रभाव, पुरानी हिंदी का प्रभाव जो था, पुरानी हिंदी का प्रभाव जो था वह बढ़ रहा था। इसके अलावा राजाश्रय था। यहां पर क्या था कि कवियों को आजीविका के लिए शरणदाता बनना पड़ता था।
अब एक बार इसको हम समझ लेते हैं। एक तरफ तलवार थी, एक तरफ तलवार थी, युद्ध था, और दूसरे तरफ मठों और मंदिरों की शांत साधना थी। आदिकाल में, और इन दोनों के समन्वय से, इन दोनों के समन्वय से वीर गाथा, वीर गाथाएं लिखी गईं, धार्मिक उपदेश लिखे गए, और मनोरंजक साहित्य लिखा गया। यानी इन दोनों लोगों के आपसी संघर्ष से इस तरह का जो साहित्य है वह देखने के लिए मिलता है आदिकाल में। यानी हमने आज केवल यह देखा कि आदिकाल के जन्म का कारण क्या था। हमने आज की क्लास में देखा कि आदिकाल के जन्म का कारण क्या था। एक बार फिर से बता दें, एक बड़े राजा थे, राजा हर्षवर्धन। उनका जो राज्य विस्तार था वो समाप्त हो गया। छोटे छोटे राजपूत राजा आपस में सीमा विवाद और स्त्रियों से विवाह के लिए लड़ने लगे। बहुत सारे युद्ध हुए, और उन युद्धों में विदेशी आक्रांता भी कूद गए, जिसकी वजह से इनकी सत्ताएं भी समाप्त होने लगी। पूरा युद्ध का माहौल था। युद्ध के माहौल में वीर रसपर गीत लिखे गए। चारण कवि अपनी नौकरी बचाने के लिए राज दरबारों में रहते थे। वो राजाओं के प्रशस्त गीत लिखते थे, छूटी खुशामद के लिए कविताएं लिखते थे। क्योंकि युद्ध के मैदान में भी वो जाते थे तो युद्ध के मैदान से सीधे कविताएं लिखते थे, जिससे वो कविताएं बहुत ही रोचक और ऐसा लगता था कि जो सजीव चित्रण किया गया है। उसी दौर में श्रृंगार पर कविताएं भी लिखी गईं, राजाओं को खुश करने के लिए। लौकिक कथाएं भी उसी दौर में लिखी गईं, और उसी दौर में एक वर्ग ऐसा भी था जो अपने अपने धर्म को विस्तृत करना चाहता था, अपने धर्म में अनुयायियों को बढ़ाना चाहता था। चाहे वो नाथ हो, जैन हो, सिद्ध हो, ये अपने अपने संप्रदाय को बढ़ाना चाहते थे। और इसी समय में एक लौकिक साहित्य का भी वर्ग उपजा जो इन सब से दूर था, इन सब से अलग था। जैसे हम अमीर खुसरो को देख लें, या वसंत विलास को देख लें, या ढोला मारूरा दूहा को देख लें। इस प्रकार की रचनाएं उपजी। तो कुल मिलाकर आदिकाल की जो पृष्ठभूमि है वो आपको समझ में आ गई। आदिकाल के उदय के कारण आपको समझ में आ गए। आदिकाल का क्षेत्र किस प्रकार विकसित था। पूरब में सिद्ध साहित्य था, और पश्चिम में जैन और नाथ साहित्य था। उत्तर में इस्लाम का प्रभाव था। दक्षिण में आलवार और नैनारों का प्रभाव था। इस प्रकार से पूरे भारत का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके सामने मैप के माध्यम से भी रख दिया। कल इसकी दूसरी क्लास आपको पढ़ाई जाएगी। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आप बैच से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करें। नंबर क्या होगा? 9628959237। ठीक है, ये आपके लिए नया बैच होगा। आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।